फलता के 285 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे तक हुआ 20.47% मतदान। पांच देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटे पीएम मोदी। सेवा तीर्थ में आज शाम मंत्रियों संग करेंगे बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। अब बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। देश में गर्मी का कहर जारी। यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बंगाल में फलता सीट के 285 बूथों पर पुनर्मतदान लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 285 बूथों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे तक 20.47% मतदान हो चुका है। 29 अप्रैल को चुनाव में गड़बड़ हुई थी, जिसके बाद आज पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। 24 परगना जिले में स्थित इस सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 29 अप्रैल को हुए मतदान में कथित गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था। सुबह 9 बजे तक 20.47% मतदान दर्ज किया गया है। इस सीट पर 24 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान से 2 दिन पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद मुकाबला बीजेपी के देवांशु पांडा, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला और सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी इस सीट पर अब तक जीत नहीं सकी है। तापी जिले के वेलदा वेलकम इंडियन पेट्रोल पंप पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि रात में ड्रमों में डीजल भरकर दिया गया, जबकि वाहन चालक लाइनों में खड़े रहे। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रबंधन अपने परिचितों को प्राथमिकता दे रहा है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने पनागर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमांकन और बंटवारे से जुड़े राजस्व प्रकरणों की फाइलों की समीक्षा की। निरीक्षण में कई मामलों में लापरवाही और देरी सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कहा कि काम में देरी करने वाले अधिकारियों और पटवारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेके शासन का भी निर्देश है और वो उसमें कुछ लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसी के आधार पे निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां पाई गई हैं तो एक जांच दल बना के विस्तृत निरीक्षण भी किया जाएगा सभी प्रकरणों का, जो सीमांकन है, बंटवारा है। तो ये पाया गया है एक पर्टिकुलर कोर्ट का किया गया है, उसमें जो पटवारी प्रतिवेदन है वो भी अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है विलंब से, उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। धार में धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त एएनएम एसोसिएशन कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एएनएम कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। संघ का कहना है कि साल 2016 से एएनएम को नर्सिंग कैडर से अलग कर दिया गया है, जबकि वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्रसव और आपात स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार काम कर रही है। सर, हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 2016 के पहले हम सभी एएनएम बहनें नर्सिंग कैडर में शामिल थी, पर 2016 के बाद हमको नर्सिंग कैडर से इन्होंने बाहर कर दिया है। नर्सिंग कैडर से तो बाहर कर दिया, पर इन्होंने जो नर्सिंग की सेवाएं वो हमसे आज तक ली जा रही है, जैसे टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, मातृ और शिशु पूरा स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, कोविड का है, HPV अभी जो बालिकाओं को टीका लग रहा है, कोरोना में जो हमने सब बहनों ने मिलकर टीके लगाए हैं, पूरे देश को सुरक्षित किया है। तो फिर हमें नर्सिंग कैडर से क्यों बाहर किया गया? पहली मांग तो हमारी मुख्य ये है। दूसरी हमारी मांग जो है वो सार्थक की है। होता ये है कि हर एएनएम बहन के पास 5,000 साढ़े 5,000 की जनसंख्या है और वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है, जहाँ पर नेटवर्क का इशू होने के कारण उनकी जो उपस्थिति है वो दर्ज नहीं हो पाती और
जो भोपाल शासन है उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर उपस्थिति दर्ज है तो ही सैलरी मिलेगी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। टीवीके के 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कांग्रेस के 2 विधायक भी मंत्री बने हैं। 59 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में भागीदारी देखने को मिल रही है। तो तमिलनाडु में विजय कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। जिसका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। थलापति विजय की सरकार में 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन 23 विधायकों में विजय की टीवीके पार्टी के 19 विधायक और सहयोगी कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इस तरह से 59 सालों के बाद कांग्रेस को तमिलनाडु कैबिनेट में जगह मिली है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दल वीसीके और आईयूएमएल के लिए 2 मंत्रालय आरक्षित रखे गए हैं, लेकिन इन दलों ने अभी तक अपने मंत्रियों के नाम तय नहीं किए हैं। वीसीके और आईयूएमएल, जिनके पास 2-2 विधायक हैं, टीवीके सरकार के लिए अहम माने जा रहे हैं। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया था। 108 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटों पर खुद विजय ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद अन्य सहयोगी दलों के सहयोग से सरकार बनाई है और अब कैबिनेट का विस्तार भी तमिलनाडु में विजय सरकार ने कर दिया है। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के चांदरानी गेहूं उपार्जन केंद्र में गेहूं खरीदी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। स्लॉट बुकिंग की समस्या और सर्वर बंद होने से सैकड़ों किसान परेशान हैं। किसानों को कई दिनों से केंद्र के चक्कर लगाने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण गेहूं खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिसे सुधारने की कोशिश लगातार जारी है। गेहूं लेकर आए, स्लाइड बुक की समस्या हो रही। स्लाइड बुक हो, खरीदी हो, नहीं सीएम हेल्पलाइन में किया था मैं। वहां से आश्वासन मिला है कि जैसे सभी लोगों को होगा तो वैसे आपका भी होगा। शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा स्लाइड बुक हो, गेहूं खरीदी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। चांदरानी खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं तो सभी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था है और जो अभी समर्थन मूल्य पे उपज क्रय किया गया है उसके लिए पन्नी, तिरपाल और बारदानों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है और परिवहन भी यहाँ से लगातार कंटिन्यूसली हो रहा है। सर, कुछ ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है कि अभी स्लाइड बुकिंग नहीं हो रही। स्लाइड बुकिंग को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, क्या कहना चाहिए सर? चांदरानी उपार्जन केंद्र की बात करूं तो यहाँ पे 376 किसानों ने स्लॉट बुक कराया था, जिसके से 363 किसानों ने अपनी उपज को विक्रय कर ली है। अब शेष मात्र 5 किसान शेष रह गए हैं, जिनसे भी हम खरीदी की जो नियत समयावधि है उसमें खरीदी करेंगे और जिन किसानों के स्लॉट किसी कारण से बुक नहीं हुए हैं उसका हम प्रयास करेंगे कि वो चांदरानी खरीदी केंद्र में आए हैं महोदय। और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र के जितने किसान हैं, लगभग 650 किसान ने अपना पंजीयन कराया था गेहूं उपार्जन केंद्र चांदरानी से और लगभग 300-350 किसान ही बेच पाए हैं। आधे किसान अभी वंचित हो गए हैं। 1 तारीख से लगातार स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, जबकि पोर्टल में दिख रहा है कि 23 तारीख तक गेहूं की खरीदी और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया चालू रहेगी। हम लोग केंद्र प्रभारी के पास आए हैं और ऑपरेटर्स के पास आए हैं स्लॉट बुकिंग कराने अपना फसल लेकर के, तो इनने बोला कि स्लॉट बुकिंग ऊपर ही से बंद है, सर्वर चल नहीं रहा है, स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, आप अपनी फसल को वापस ले जाओ। बहुत सारे किसानों के साथ ये समस्या आई है, अपने अपने फसल लेके वापस चले गए हैं। आज भी इंतजार में है कि हमारी फसल, सरकार एक तरफ कह रही है कि एक एक दाना किसान की खरीदी जाएगी, अब इधर बहुत सारे किसान अपने मेहनत का फसल उपार्जन केंद्र एमएसपी रेट पे नहीं। बगहा के 65वीं वाहिनी एसएसबी परिसर में बिहार पुलिस के 227 नव आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नव प्रशिक्षित जवानों ने अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि आईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने राष्ट्र सेवा और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। प्रशिक्षण में ड्रिल, शस्त्र संचालन और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग शामिल रही। ये ट्रेनिंग मिला है। 65th बटालियन के कमांडेंट सर के नेतृत्व में जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला है, एक्सीलेंट, सुपर। मतलब इससे अच्छा हम उम्मीद ही नहीं रखे हुए थे इन लोगों से। द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दे हैव रिसीव्ड सो फार।
आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के इन जवानों से बिहार की पुलिसिंग कितनी बदलेगी? आशा करते हैं कि अच्छे से पुलिसिंग करे, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी पूर्वक और कड़ी लगन के साथ अच्छे से पुलिसिंग करे। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी और ऑटो चालक आज से हड़ताल पर रहेंगे। ड्राइवर यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ 3 दिन यानी 21 से 23 मई की हड़ताल कर रहे हैं। ग्रीन टैक्स और बढ़ती ईंधन कीमतों के विरोध में हो रही इस हड़ताल से ट्रैफिक, यात्रा और जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। यूनियन की मांग है कि टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सीएनजी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर की लाखों टैक्सी और ऑटो में रोजाना लोग सफर करते हैं। ऐसे में इनकी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। तो ट्रक, ऑटो, टैक्सी और कैब की हड़ताल है, जिसकी वजह से बड़ा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग इन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम नूरपाल सोलंकी है। मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन का सचिव हूँ, दिल्ली प्रदेश से। हमारे यहाँ कोई हड़ताल नहीं है। काली पीली टैक्सी ऑटो सुचारू रूप से चल रहे हैं, ना ही हमारी कोई वो है, ना हम उसका विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। हम ये जरूर है कि हम किराए की मांग बढ़ाने की मांग जरूर कर रहे हैं, तो ये मेरा कहना है। हड़ताल पे जा रहे हैं, जैसे ट्रक हुआ, लोडिंग की गाड़ी हुई, वो चीज जा रही है। हमारे यहाँ से कोई नहीं है। हमारी यूनियन का नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी यूनियन, ठीक है, और हमारी कोई हड़ताल नहीं है। काली पीली टैक्सी प्लस ऑटो मतलब हमारे सामने है। आन बिहार स्टेशन में किसी काली पीली टैक्सी की या ऑटो की कोई हड़ताल नहीं है। हम ना ही इस हड़ताल में शामिल हैं। सब चल रही है। ये खाली मतलब ट्रकों की हड़ताल है, हमारी कोई नहीं है। नहीं, पैसे बढ़ने चाहिए, ये तो देखो रेट तो बढ़े हैं, लेकिन इसमें हड़ताल से कोई ना तात्पर्य है ना मतलब हम कर रहे हैं। नहीं, रेट लिस्ट तो लागू होनी चाहिए। सरकार से सभी मांग करते हैं भी जब गैस के भी पैसे बढ़ गए तो मतलब उसके भी बढ़ने चाहिए। मतलब गुजरात के वाव थराद में एसओजी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थराद टाउन एरिया में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से नारकोटिक्स और 66.75 ग्राम मेफ्रेड्रोन ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल जब्त सामग्री की कीमत 7,12,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीतामढ़ी में बहरा बराही पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के काउंटर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। शिविर का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने जमीन विवाद, पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया, जबकि बाकी मामलों को संबंधित विभागों को भेजने का आश्वासन दिया गया। आज चकवा पंचायत में जो है आज सहयोग शिविर लगाया गया था। उसमें एडीएम साहब और हम भी उपस्थित थे, बाकी वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जनता की समस्याओं को लिया गया है, इसमें जो भी यहाँ पे पोर्टल में भी डलवाया गया है, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 दिनों में उसका निवारण किया जाए। इसमें समयबद्ध तरीके से हम लोग को उसका निवारण करना है, अन्यथा जो भी इसमें लापरवाही करेगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और लोगों से भी संवाद स्थापित किया है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मुख्य स्थल है वहाँ पर सीसीटीवी इत्यादि लगवाएं, ताकि क्राइम उससे प्रिवेंट किया जा सके और क्राइम डिटेक्शन में भी उसमें मदद मिलेगी। मोतिहारी में वार्ड 33 के बेलखाना स्थित निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महापौर प्रीति कुमारी और निगम पार्षद प्रतिनिधि रोचक झा ने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही महापौर ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना शहर की जल निकासी व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, ये जो
प्रोजेक्ट चल रहा है एसटीपी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां हम लोग का जो मेन ड्रेनेज से गंदा पानी, घरों का जो गंदा पानी नदी में गिरता है वो साफ होके नदी में आएगा। तो निश्चित ही इससे फ़ायदा होने वाला है। अगर हम लोग अपने जो जल संचय, जो जल संसाधन के अंतर्गत जो हमारे तालाब नदी आते हैं उसको अगर हम लोग स्वच्छ कर पाते हैं तो ये मोतिहारी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसमें 4 एसटीपी हम लोग के बनने वाले हैं, 4 जगहों पे बनने वाला है। अभी जो हम लोग जहाँ पे विजिट कर रहे हैं ये हो गया हम लोग का बैलखाना जो बन रहा है, हाँ तो बैलखाना हो गया। एक है मलंग घाट के पास जो मोती झील को फ़ायदा पहुंचाएगा, बड़ियारपुर में बनने वाला है। ये दोनों काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और चौथा है कररिया मन के पास छतौनी बस स्टैंड के पीछे। तो निश्चित ही इससे शहर को फ़ायदा मिलने वाला है। मोतिहारी में सुगौली थाना क्षेत्र के गोडी गांव में महिला से 22,000 रुपए की झपटमारी की घटना सामने आई है। महिला बैंक में समूह लोन की राशि जमा करने जा रही थी, तभी 3 झपटमारों ने कागज का बंडल देकर उसके रुपए छीन लिए। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साहिबगंज जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। रांगा थाना पुलिस ने फैक्ट्री से 18 अर्धनिर्मित पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। मामले में कांड दर्ज कर मास्टरमाइंड परवेज इस्लाम को मुंगेर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने अवैध रूप से बने भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अवैध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की है। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गोकुल रेस्तोरां के पास चौधरी कैंटीन के सामने हुआ, जब लोग चाय पी रहे थे। बेकाबू कंटेनर ने 4 लोगों को चपेट में लिया और चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली कि चौधरी कैंटीन के सामने NH2 पर एक ट्रक ने 4 व्यक्तियों को टक्कर मार दी है। इन व्यक्तियों को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बॉडीज़ को मॉर्चरी पहुंचाया गया। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी के मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट को लेकर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। अहमदाबाद जा रही ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने के कारण सीट को लेकर विवाद बढ़ गया और अराजक तत्वों ने प्लेटफॉर्म पर हंगामा कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। बाद में ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई। फिलहाल किसी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर और आसपास बनी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। घटना में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। ललितपुर के थाना जखोरा क्षेत्र में पिकनिक के दौरान हुए हादसे में युवक सौरभ सेन की डूबने से मौत हो गई। दरअसल 7 युवक पिकनिक मनाने पहुंचे थे, जहां सौरभ तेज बहाव और गहरे पानी में बह गया। सूचना पर पुलिस और बाद में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। संयुक्त टीम ने शव बरामद किया और फिलहाल मामले की जांच जारी है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में डॉक्टरों और अधिवक्ताओं के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। घटना के बाद डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि इलाज को लेकर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इसके विरोध में डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए, जबकि अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज सुबह ओपीडी में एक महिला आई थी और वो हमारे मना करने के बावजूद वीडियो बना रही थी। जब हमने उन्हें मना किया तो वो गुस्से में रिकॉर्ड बुक लेकर भाग गई और अपने कई साथियों को बुला करके मारपीट करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे कई साथी चोटिल हो गए।
कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जाए। एसआरएन अस्पताल में एक महिला अधिवक्ता पेशेंट के रूप में इलाज कराने के लिए एसआरएन अस्पताल में आई थी। इलाज को लेकर डॉक्टरों और पेशेंट में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके चलते इसमें मारपीट भी दोनों पक्षों की तरफ से की गई है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आ रही है, दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मौके पर अभी स्थिति सामान्य है और आगे वार्ता करके समस्या का हल निकाला जाएगा और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला हाईकोर्ट में महिलाओं का चुनाव चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा था, जिसको लेकर प्रॉपर वे में पर डे जो है महिलाएं अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। उसमें उसी इनकी टीम के कोई मेंबर जो है जोशी या नैनी से कोई आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके पैर फ्रैक्चर हो गए, काफ़ी चोटें आ गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मौके पे जब सूचना मिली, सूचना पे ये लोग लेके गए वहाँ एसआरएन हॉस्पिटल लेने के बाद वहाँ मौके पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, मौजूद नहीं था जो उनके मौके पे प्रॉपर वे में इलाज कर सके। 2-3 जूनियर टाइप के थे या लर्नर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, तो वो सो रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर को बुलवा लीजिए, अगर आप प्रॉपर में कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, डॉक्टर अभी सो रहे हैं, इधर उधर हैं, अभी डॉक्टर को आने में समय लगेगा। इसमें हुआ और क्योंकि जब हमारी साथी अधिवक्ता जब ब्लीडिंग से इस तरह से जो क्रिटिकल कंडीशन में जब महिला मर जाएगी तब डॉक्टर आएंगे, तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? इस तरह की बातें हुई, कहाँ सुनिए, जिसको लेकर जब वो अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो एक महिला अधिवक्ता ने वीडियो मोबाइल निकाला कि ये देखिए एसआरएन के इस तरह के डॉक्टर इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, हमारा पेशेंट ये है, इनका इलाज। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लगातार देखते रहिए टीएनपी न्यूज़। नमस्कार।